बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम की सीरीज़ में। इस डेली करंट अफेयर के माध्यम से जो समसामयिक घटनाएं होती हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं उन्हें आप तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। इसमें एमसीक्यू और उनकी व्याख्या के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर किया जाता है। तो आप हमारे साथ बने रहें और अपनी तैयारी को गति देते रहें। इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी अपने दोस्त मित्रों या जो ग्रुप्स है व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप्स वहाँ पर शेयर कर दें। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? भारत का है क्या है पहला हॉर्नबिल संरक्षण उत्कृष्टता केंद्र। तो ऑप्शन ए कह रहा है केरल, ऑप्शन बी कह रहा है कर्नाटक, ऑप्शन सी कह रहा है तमिलनाडु, ऑप्शन डी कह रहा है असम। तो पहला हॉर्नबिल संरक्षण उत्कृष्टता केंद्र जो है तमिलनाडु में खोला जाएगा। इसलिए यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। उससे पहले आपको बताते चलें कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है प्रतिवर्ष दिसंबर माह में नागालैंड में मनाया जाता है। और ये है क्या? ये एक हॉर्नबिल एक प्रकार का पक्षी है, ठीक है, जिसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में रखा गया है, ठीक है। और इसका जो प्रमुख प्रजातियां हैं लगभग 60 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और दुनिया भर में ये पाई जाती हैं। और ये वृक्षों पर रहते हैं। इनका चोंच जो है कुछ इस प्रकार से लंबा सा होता है। आप जो है मोदी जी का भी एक पिक्चर देखेंगे तो उसमें हॉर्नबिल का जो है कैप लगाए हुए उन्होंने एक बार फ़ोटो भी खिंचवाया था। तो चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो पहला हॉर्नबिल संरक्षण उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा? ये तमिलनाडु में खोला जाएगा। तो तमिलनाडु सरकार ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में भारत का पहला सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन स्थापित करने की घोषणा की है। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, अब ये देखिए दूसरा प्रश्न भी यहाँ से बन रहा है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। और यहीं पर पहला जो है हॉर्नबिल के लिए उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा, ठीक है। यह केंद्र 1 करोड़ की लागत से इंडेंजर्ड स्पीसीज कंजर्वेशन कॉर्पस फंड के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। हॉर्नबिल को वनों के किसान यानी फार्मर्स ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है, क्योंकि वे क्या करते हैं? क्यों इन्हें वनों के किसान कहा जाता है? क्योंकि बीजों को फैलाव में मदद करते हैं, वनों के पुनरुत्थान में अहम भूमिका निभाते हैं। तो कोई भी पक्षी हो, चाहे कीट पतंगा हो, चाहे कोई भी कीड़ा मकोड़ा हो, तो क्या करते हैं? जब भी अपना भोजन करते हैं तो भोजन के साथ साथ उसके परागकण को ले जाते हैं, उनके बीजों को ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। यहाँ तक कि जो निषेचन का क्रिया होता है या परागण का जो क्रिया होता है उसे भी संपन्न कराने में ये पक्षी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो ये पक्षी बीजों को फैलाते हैं, जब खाते हैं और कहीं दूर जा कर के पॉटी करते हैं, अपना मल त्याग करते हैं, तो उस जगह पर बीज जो है जमता है फिर, ठीक है। हॉर्नबिल की प्रजातियां वन कटाई, जलवायु परिवर्तन और आवास विखंडन के कारण खतरे में है। यह केंद्र पश्चिमी घाट की 4 हॉर्नबिल प्रजातियों पर केंद्रित होगा। कौन कौन सा? ग्रेट हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पाइड हॉर्नबिल और इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। तो ये कुछ 4 प्रजातियां हैं जिस पर ये केंद्र मुख्य रूप से फोकस रहेगा। तो ये देखिए पिक्चर, ये हॉर्नबिल का, ठीक है। खूबसूरत सा पक्षी है। इसका चोंच
देख रहे होंगे किस तरीके से खोखला आकार का है, ठीक है, और लंबा है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक संस्था यूनेस्को से बाहर निकलने का फैसला किया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है अमेरिका ने अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों और एजेंसियों जैसे WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने के लिए भी कदम उठाए हैं। साथ ही फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र राज्य एवं कार्य एजेंसी यानी UNRWA के लिए धनराशि में भी भारी कमी की है। क्या करना है, हमें विचार करना है और सही विकल्प का चयन करना है। तो इस प्रश्न में दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि अभी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका जब WHO से बाहर निकला और उसके बाद अभी जो है वर्तमान में फैसला किया है कि वो जो है यूनेस्को की सांस्कृतिक संस्था, एक संयुक्त राष्ट्र की जो सांस्कृतिक संस्था है यूनेस्को, उससे भी बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सही विकल्प का चयन करना है तो 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो अमेरिका द्वारा यूनेस्को से बाहर निकलने का फैसला लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक संस्था यूनेस्को से बाहर निकलने का फैसला किया है। इस संस्था से बाहर होने की घोषणा यह कहते हुए की गई है कि यह संस्था तथाकथित यानी उत्तेजक और विभाजनकारी मुद्दों का समर्थन करती है। अमेरिका ने इस संस्था पर इजराइल विरोधी रुख अपनाने का भी आरोप लगाया है। यह तीसरी बार है जब अमेरिका इस संगठन से अलग हो रहा है तथा वर्तमान राष्ट्रपति के नेतृत्व में यह दूसरी बार है। इसके अलावा अमेरिका ने अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों और एजेंसियों जैसे WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने के लिए भी कदम उठाए हैं। साथ ही फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी के लिए धनराशि में भी भारी कमी की है। तो ये प्रमुख चर्चा का विषय है। अमेरिका के हटने से, यूनेस्को से हटने से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बजटी प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका यूनेस्को के कुल बजट में लगभग 8% का योगदान देता है। तो जब 8% का योगदान बंद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है संस्था जो है कार्य करने में अपने आप को सहज महसूस नहीं करेगी। जो वित्त का प्रबंधन है वो उसे जुटाना पड़ेगा। भू राजनीतिक प्रभाव भी पड़ेगा। अमेरिका के हटने से अन्य शक्तियों, विशेष रूप से चीन द्वारा प्रभाव बढ़ाने की संभावना बन सकती है। बहुपक्षवाद पर प्रभाव बढ़ेगा और बहुपक्षवाद में जो है अमेरिका सबसे पीछे रहा है। ठीक है, तो किसी संयुक्त राष्ट्र संस्था से बाहर निकलना बहुपक्षीय संस्थाओं पर विश्वास कमजोर कर सकता है और वैश्विक सहयोग से पीछे हटने का संकेत मिल सकता है। यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में देखें, बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है, यानी ये संयुक्त राष्ट्र की ही है। उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना तथा बढ़ावा देकर शांति एवं सुरक्षा में योगदान देना। ठीक है, शांति और सुरक्षा में योगदान देना। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है, जो संगठन के मुख्य इमारत के रूप में कार्य करती है। इसके 194 सदस्य देश हैं और 12 एसोसिएट सदस्य हैं। तो कितने सदस्य हैं? 194 सदस्य देश हैं और 12 एसोसिएट सदस्य हैं। प्रमुख रिपोर्ट और पहले की बात करें तो वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट जारी करता है यूनेस्को। विश्व में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया विकास की प्रवृत्तियों पर रिपोर्ट जारी करता है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित करता है। और अभी जो है फिलहाल में जयपुर के साथ कौन सा एक भारत का स्थल जो है घोषित किया गया था। साथ ही साथ अभी मराठा क्षेत्र का जो दुर्ग थे, 12 दुर्ग, वो जो है शामिल किए गए हैं विश्व के
विश्व धरोहर स्थल में। साथ ही साथ यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी लिस्ट में लखनऊ को अभी फ़िलहाल में कुछ समय पूर्व जो है शामिल किया गया था। आप लोगों को पता होगा, करंट से रूबरू होंगे तो ये सारी चीज़ें हमने करंट अफेयर में कवर कराई है। इसके साथ यूनेस्को ह्यूमन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम भी चलाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख पहल हैं यूनेस्को की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो ट्रैकोमा किस प्रकार का संक्रमण है? ट्रैकोमा के बारे में बात कर रहा है। ट्रैकोमा क्या है? एक प्रकार के आँख से संबंधित जो है बीमारी है। ठीक है, और ये एक जो है नेत्र का या आँख का संक्रामक रोग है। ठीक है, तो यह किस प्रकार के बीमारी है? बैक्टीरियल संक्रमण है या वायरल संक्रमण है, फंगल संक्रमण है या प्रोटोजोआ संक्रमण है? तो यह एक प्रकार का बैक्टीरियल संक्रमण है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो अभी ये क्यों चर्चा में है? तो अभी सेनेगल जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक पश्चिमी देश है और उसे जो है WHO ने क्या किया है? ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है। चलिए हम लोग बात करें, व्याख्या को देखें। तो सेनेगल को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 15 जुलाई 2025 को ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है। सेनेगल ऐसा करने वाला दुनिया का 25वां और अफ्रीका का 9वां देश बन गया है। तो दुनिया का 25वां है और अफ्रीका का 9वां देश है। यह सफलता दशकों की सरकारी प्रतिबद्धता, WHO और अन्य वैश्विक स्वास्थ्य भागीदारों के सहयोग का परिणाम है। ट्रैकोमा से जूझने में सेनेगल को 100 से अधिक वर्षों का संघर्ष करना पड़ा। हालांकि अब ट्रैकोमा समाप्त हो गया है, लेकिन रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अन्य उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के खिलाफ अभियान वित्तीय संकट के कारण बाधित हो सकते हैं। ये कारण होगा, ठीक है, बाधित हो सकता है। ट्रैकोमा है क्या? ट्रैकोमा रोग के बारे में बात करें तो ट्रैकोमा एक संक्रामक नेत्र रोग है, यानी आँखों को संक्रमित करता है। क्लाइमेडिया ट्रैकियोमैटिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो क्लाइमेडिया ट्रैकोमैटिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह संक्रमित व्यक्ति की आँखों, पलकों, नाक या गले के स्राव के संपर्क में आने से फैलता है। यह बीमारी लंबे समय तक बनी रहने पर अंधत्व यानी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है और दृष्टिहीनता का कारण बन सकती है। विशेष रूप से गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। WHO के अनुसार ट्रैकोमा वर्तमान में 1.9 मिलियन लोगों की दृष्टि हानि के लिए जिम्मेदार है। यह वैश्विक अंधत्व के लगभग 1.4 हिस्से के लिए जिम्मेदार है। यानी 8 अरब से ज़्यादा आबादी जब पहुंच गई है और उसमें से 1.4% सिर्फ जो है ट्रैकोमा से जो है क्या है, अंधत्व के शिकार हुए हैं। अब सेनेगल की हम लोग अवस्थिति देख लें तो ये 2 मैप है, ये 20 से ये 2 मैप है। तो ये सेनेगल ये देख रहे होंगे, ठीक है, ये रहा सेनेगल और ये जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पश्चिमी देश है और ख़ास तौर से अटलांटिक ओशन से यह सीमा साझा करता है। इसके अगल बगल वाले देशों की बात करें तो मॉरिटेनिया है, ठीक है, उसके बाद माली है, गुयाना बिसाऊ है। तो ये 4 देश लगते हैं, मॉरिटेनिया, माली, गुयाना और गुयाना बिसाऊ, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। कथन नहीं बल्कि विकल्प, चलिए ठीक है, कथन ही मान लेते हैं। लोकार्नो एग्रीमेंट विश्व बौद्धिक संपदा यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के तहत 1968 में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री ने लोकसभा में सूचना दी है कि भौगोलिक संकेतकों यानी GI टैग में सबसे अधिक
280% की वृद्धि देखी गई है, जिसके बाद डिजाइन, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क में बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर वीपो से संबंधित ये प्रश्न है, ठीक है, और जीआई टैग से संबंधित। तो इस संबंध में हमें असत्य कथन का चयन करना है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसलिए असत्य क्या होगा, न ही 1 और न ही 2, ऑप्शन डी। चलिए, हमारा ऑप्शन डी हमारा सही होगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो भारत में पिछले 5 वर्षों में क्या हुआ है, बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज संबंधी फाइलिंग में 44% की वृद्धि हुई है और इसीलिए चर्चा में है। यानी जो हम लोग फाइलिंग किए हैं कि हमें जो है आईपी अधिकार मिले, बौद्धिक संपदा का अधिकार मिले, उसमें 44% फाइलिंग ज़्यादा हुई है। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री ने लोकसभा में सूचना दी है। तो किसने सूचना दी है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री ने। कहाँ पर सूचना दी है, लोकसभा में, कि भौगोलिक संकेतक जीआई में सबसे अधिक 380% की वृद्धि देखी गई है। इसके बाद डिजाइन, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर एक चीज़ और बताते चलूँ कि भारत सरकार का जो लक्ष्य है 2030 तक 10,000 जीआई टैग प्रदान करना है। तो ये प्रमुख लक्ष्य है। चलिए हम लोग व्याख्या की ओर आगे बढ़ें। तो यह वृद्धि मुख्य रूप से बौद्धिक संपदा यानी आईपी गतिविधियों और नवाचार तथा भारत में आईपी फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए किए गए रणनीतिक सुधारों के कारण हुई है। आईपी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई कुछ पहले भी हैं, जैसे प्रतिक्रियात्मक सुधार किया गया है, पेटेंट की मंजूरी के लिए समय सीमा तय की गई है, ट्रेडमार्क पंजीकरण आदि के लिए फार्म की संख्या को 74 से घटाकर 8 किया गया है, शुल्क में रियायत दी गई है, स्टार्टअप, एमएसएमईज और शैक्षणिक संस्थानों के लिए पेटेंट में 80% तक शुल्क में कमी की गई है, स्टार्टअप और एमएसएमईज के लिए डिजाइन में 75% तक शुल्क में कमी की गई है। तो शुल्क में भी कमी की गई है, किसमें, स्टार्टअप, एमएसएमईज और शैक्षणिक संस्थानों के लिए पेटेंट में 80% तक शुल्क में कमी और स्टार्टअप और एमएसएमईज के डिजाइन में 75% तक शुल्क में कमी। डिजिटलीकरण भी किया गया है। तो आईपी आवेदनों पर रियल टाइम डेटा प्रदान करने के लिए आईपी डैशबोर्ड स्थापित किया गया है। ट्रेडमार्क्स आवेदनों की अधिक शुल्क और सटीक जांच के लिए एआई संचालित ट्रेडमार्क सर्च तकनीक अपनाई गई है। कार्यक्रम और योजनाओं की बात करें तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन, नीपैम, बौद्धिक संपदा अधिकार, आईपीआर, इंटर्नशिप कार्यक्रम, स्टार्टअप बौद्धिक संपदा संरक्षण योजना और राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी पुरस्कार आदि दिए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक की बात करें तो औद्योगिक डिजाइनों के लिए कोनार्लो एग्रीमेंट के तहत अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण को अपनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानक औद्योगिक डिजाइनों के लिए कोर्नालो एग्रीमेंट के तहत अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण को अपनाया गया है। कोर्नालो एग्रीमेंट है क्या, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वीपो के तहत 1968 में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसे हम लोग कोर्नालो एग्रीमेंट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के कोर्नालो एग्रीमेंट कहते हैं, जो कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के तहत 1968 में हस्ताक्षरित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। SASCI यानी राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, यस से स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए कह रहा है राज्यों में कृषि सुधार, ऑप्शन बी ग्रामीण शिक्षा में नवाचार, ऑप्शन सी रेलवे विस्तार योजना, ऑप्शन डी पर्यटन स्थलों को वैश्विक मानकों पर विकसित करना। तो ये क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पर्यटन स्थलों को वैश्विक मानकों पर विकसित करना।
चलिए हम लोग बात करें SASCI योजना के बारे में, यानी स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना के बारे में और इसके उद्देश्य और सुविधाओं के बारे में। तो केंद्र सरकार ने SASCI योजना यानी स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत विकासात्मक आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर को वैश्विक स्तर पर लाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य चयनित पर्यटन स्थलों को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करना है। यह योजना पर्यटन अनुभव को संपूर्ण रूप से बेहतर बनाने पर केंद्रित है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रांडिंग, स्थायित्व और संचालन शामिल है। तो पर्यटन को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना लाई गई है? SASCI यानी स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करें तो उसमें इसे आप शामिल कर सकते हैं। कार्यान्वयन कैसे होगा, चयन मानदंड और प्रचार कैसे होगा? तो परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों से प्रस्ताव मांगे गए थे। परियोजनाओं का मूल्यांकन इन मानकों पर किया गया है। कौन कौन से मानक है? तो स्थल की कनेक्टिविटी, पारिस्थितिक स्थायित्व, मौजूदा पर्यटन अवसंरचना, पर्यावरणीय वहन क्षमता, प्रबंधन मॉडल, संभावित प्रभाव और विपणन योजनाएं। समय सीमा और जिम्मेदारी की बात करें तो केंद्र सरकार 31 मार्च 2026 तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। परियोजनाओं का कार्यान्वयन और प्रबंधन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी, यानी क्रियान्वयन भी करेगी और प्रबंधन भी करेगी। कौन? राज्य सरकारें। प्रत्येक परियोजना को 2 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है। और प्रचार प्रसार की बात करें तो पर्यटन मंत्रालय इन स्थलों का प्रचार प्रसार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इवेंट्स और सोशल मीडिया के जरिए करेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो मेरी पंचायत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो ऑप्शन ए पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन बी कृषि मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो यहाँ पर मेरी पंचायत ऐप से संबंधित जो है प्रमुख प्रश्न है, तो किस मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जो है वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज 2025 के तहत जो है चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इसीलिए यह चर्चा में है। तो यह एक ऐसा पंचायत ऐप है जिसके माध्यम से पंचायतों का देखरेख किया जाता है। तो मेरी पंचायत ऐप को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, और अभी इसे क्या मिला है? वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज 2025 के तहत चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो मेरी पंचायत ऐप डिजिटल गवर्नेंस में वैश्विक मान्यता के रूप में देखा जा रहा है। तो मेरी पंचायत यानी मोबाइल ऐप को वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज 2025 के तहत चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो प्रश्न घुमा दे कि मेरी पंचायत ऐप को कौन से प्राइज से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज 2025 के चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार कल्चरल डाइवर्सिटी एंड आइडेंटिटी, लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड लोकल कंटेंट श्रेणी में दिया गया है, यानी सांस्कृतिक विविधता के क्षेत्र में, ठीक है, और उसके पहचान के क्षेत्र में, भाषाई विविधता के क्षेत्र में और लोकल यानी स्थानीय स्तर पर जो कंटेंट होता है उस श्रेणी में दिया गया है। सम्मान जो है WSIS+20 हाई लेवल इवेंट 2025 के दौरान, यानी वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी हाई लेवल इवेंट 2025 के दौरान 7 से 11 जुलाई को जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। आयोजित समारोह में प्रदान किया गया था। तो ये कहाँ पर समारोह हुआ था?
ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में समारोह हुआ था और वहीं पर इसे प्रदान किया गया है। आयोजन की बात करें तो ITU है, यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और स्विस कॉन्फेडरेशन द्वारा सह आयोजित किया गया था। सुनीता जैन जो है वरिष्ठ निदेशक हैं NIC की। 10 जुलाई को भारत सरकार की ओर से पुरस्कार ग्रहण किया है इन्होंने, सुनीता जैन ने। मेरी पंचायत ऐप के उद्देश्य और महत्व की बात करें तो मेरी पंचायत ऐप जो है पंचायती राज मंत्रालय और नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है तो डिजिटल नवाचार के जरिए जन केंद्रित शासन, यानी जनता को केंद्र में रखते हुए हम कोई भी शासन करेंगे तो उसे हम जन केंद्रित शासन कहेंगे। यानी जो भी योजनाएं लागू की जाए, जो भी उनका क्रियान्वयन किया जाए, वो जनता को केंद्र में रख करके किया जाए। ठीक है, अपनी मोनोपोली न थोपी जाए, अपना जो है वर्चस्व न दिखाया जाए, जनता के हित में क्या फैसले हो सकते हैं उन्हें शामिल किया जाए। तो उसी को हम बोलते हैं जन केंद्रित शासन। इसको सशक्त बनाना है। राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि यह पारदर्शिता बढ़ाने, जन सहभागिता को प्रोत्साहित करने और ग्राम स्तर पर सूचना असमानता को दूर करने का माध्यम है। पुरस्कार जो है भारत की डिजिटल गवर्नेंस में वैश्विक नेतृत्व का प्रतीक माना गया है। अभी जो है जो हमारा गवर्नेंस का मॉडल है वो डिजिटल रूप में है। चाहे आप देख लीजिए पंचायत का हो, चाहे संसद का डिजिटलीकरण हो, संसद के जो सत्र होते हैं उनका लाइव प्रसारण होता है, साथ ही जो वहाँ डिबेट होता है वो भी जो है उसका भी लाइव प्रसारण होता है। तो वो क्या है, डिजिटल गवर्नेंस का एक रूप है। साथ ही जो संसद में है या जो राज्यों की विधानसभाएं हैं वहाँ पर भी ज़्यादातर जो है डिजिटली रूप में बजट पेश किए जाते हैं, डिजिटली रूप में बिल पेश किए जाते हैं। तो क्या है, डिजिटल गवर्नेंस का माध्यम है। वर्तमान में जितनी भी जो सूचनाएं दी जाती हैं मैक्सिमम डिजिटली रूप में आप तक पहले पहुंच जाती हैं। ठीक है, मैनुअल रूप में बाद में पहुंचती हैं। जैसे डिजिटल रूप में टीवी के जरिए, ठीक है, व्हाट्सएप के जरिए, आपको मेल के जरिए सूचनाएं त्वरित रूप में पहुंच जाती हैं। उसके बाद अगले दिन जो है न्यूज़पेपर में छपता है, तो मैनुअल रूप हुआ। तो ये गवर्नेंस का जो माध्यम है वो डिजिटल की ओर बढ़ रहा है और यह पहल स्थानीय भाषाओं और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। चलिए अगले प्रश्न को देखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप लोगों को पता होगा परसों जो है उपराष्ट्रपति जी पद से इस्तीफा दे दिए हैं और उसी से संबंधित ये प्रश्न है। तो उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 65, ऑप्शन बी अनुच्छेद 67A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 69, ऑप्शन डी अनुच्छेद 72। तो उपराष्ट्रपति कौन थे? आदरणीय जगदीप धनखड़ जी, और भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। किसे दिया? जाहिर सी बात है राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं। तो उपराष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति जी को दिया। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 67A के तहत। ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे। इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों और चिकित्सकीय सलाह का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा गया है और यह तत्काल प्रभाव से लागू हुआ। इस्तीफा संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत दिया गया है। जगदीप धनखड़ ने अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति पद का पदभार संभाला था, यानी कार्यभार संभाला था, और उनका कार्यकाल अभी 2 वर्ष शेष था। यह इस्तीफा मानसून सत्र के पहले दिन आया है।
और कुछ लोगों का मानना है कि जो जस्टिस वर्मा हैं, ठीक है, उनसे उनको भी उनके साथ जोड़ करके ये देखा जा रहा है। कल के न्यूज़ में शायद देखेंगे आप, ठीक है। जो यशवंत वर्मा हैं उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात हो रही है, तो उससे भी कुछ लोग जोड़ करके देख रहे हैं, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रावधान की बात करें तो उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। पहला सर्वोच्च पद कौन सा होता है? राष्ट्रपति का, ठीक है। दूसरा सर्वोच्च पद कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति का, और वह 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए कार्य करता है, लेकिन वह कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण नहीं कर लिया जाता है। तो यदि स्टेटमेंट में, परीक्षा हल में स्टेटमेंट में अगर ये बन जाए, ये स्टेटमेंट दे करके पूछ ले कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद वह तुरंत पद छोड़ देता है, या कार्यकाल समाप्त होने के बाद वह तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण नहीं कर लिया जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर पद से त्याग पत्र दे सकता है, जो इस्तीफा स्वीकृत होने के दिन से प्रभावी हो जाता है। उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा द्वारा शुरू की जाती है, यानी लोकसभा में नहीं शुरू की जाती है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि राज्यसभा में उपस्थित और मतदान कर रहे सदस्यों के प्रभावी बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया जाए। इसके बाद लोकसभा द्वारा उस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से स्वीकृति देना अनिवार्य है। तो यहाँ पर प्रभावी बहुमत है राज्यसभा का, और लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत, ठीक है, स्वीकृति देना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया के लिए कम से कम 14 दिनों का पूर्व नोटिस देना आवश्यक है। हटाने की बात हो रही है, त्यागपत्र तो वो कभी भी दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। यानी जब भी उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उनके पास कोई अन्य लाभ का पद नहीं होता है, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ संवैधानिक प्रावधान भी देख लेते हैं उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 क्या कहता है? तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 क्या कहता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 क्या कहता है? तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्त होने पर या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान या राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा या उसके कार्य का निर्वहन करेगा, ठीक है। यानी राष्ट्रपति किसी कारणवश नहीं है, उनका पद रिक्त है, उस दौरान उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे, ठीक है। और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 66 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 66 चुनाव और योग्यता से संबंधित प्रावधान बताता है। तो चुनाव कैसे होगा? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होंगे, ठीक है। यहाँ पर संसद के दोनों सदनों के सदस्य होंगे, यानी निर्वाचित और मनोनीत, ठीक है, दोनों होंगे। यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होगा। इनकी योग्यता क्या होती है? तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए पात्र होना चाहिए। तो ये कुछ योग्यता है। अनुच्छेद 67 की बात करें विशेष रूप से, तो उपराष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। उपराष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। उपराष्ट्रपति को उनके पद से राज्यसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। संकल्प पर लोकसभा की सहमति यानी साधारण बहुमत से होनी चाहिए।
उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पदभार ग्रहण नहीं कर लेता है। योग्यता और निर्वाचक मंडल तो हमने बता ही दिया था। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल होते हैं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य यानी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, कुल मिलाकर के संसद के सभी सदस्य। ठीक है, तो ये तीनों तोड़ करके ना पूछे, सिर्फ एक दो शब्दों में पूछे तो संसद के सभी सदस्य। ठीक है, इस्तीफे की बाद की प्रक्रिया क्या होगी? तो संवैधानिक और संसदीय प्रक्रिया अपनाई जाती है। संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है, जैसा कि राष्ट्रपति के संदर्भ में है। कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो उपराष्ट्रपति उस समय राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। चूँकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसलिए उनके न रहने पर राज्यसभा के उपसभापति यानी वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह सदन की अध्यक्षता करेंगे। उपराष्ट्रपति के रिक्त पद की स्थिति में चुनाव की कोई निर्धारित समय सीमा नहीं होती है। तो यहाँ पर समय सीमा की कोई बात नहीं है कि हम कब तक चुनेंगे। हाँ, वहीं राष्ट्रपति के लिए 6 माह निर्धारित किया गया, 6 माह में चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कोई निर्धारित समय सीमा तय नहीं हुई है। चुनाव जो है यथाशीघ्र यानी एज सुन एज पॉसिबल कराए जाने का प्रावधान है। यह चुनाव प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 के तहत होता है। परंपरा अनुसार जो है लोकसभा या राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल में से किसी एक को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। यह राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 3:4 के अनुपात में होती है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या है? तो ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न ही 1 और न ही 2। तो राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन इसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 3:4 के अनुपात में होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये 3:2 के अनुपात में होती है। तो ये लंबाई वाला ज़्यादा होता है, चौड़ाई वाला कम होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट में अगर चौड़ाई व लंबाई का अनुपात पूछ ले तो आप कंफ्यूज न हो जाइएगा। चौड़ाई 2 है, ठीक है, लंबाई 3 है, लंबाई लंबा होगा, लंबा में 3 अनुपाते होगा और चौड़ाई 2 होगा, 2 अनुपात का होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो राष्ट्रीय ध्वज दिवस प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ष 1947 में इसी तिथि को संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को औपचारिक रूप से स्वीकृत किया गया था, इसीलिए 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक आयताकार तिरंगा ध्वज है। इसमें 3 क्षैतिज रंगीन पट्टियां होती हैं जो ऊपर से नीचे क्रमशः इस प्रकार हैं। किस प्रकार? सबसे ऊपर होता है केसरिया यानी ऊपरी पट्टी। यह साहस, बलिदान और त्याग का प्रतीक है, तो कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। सफ़ेद रंग मध्य पट्टी यानी यह शांति और सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक है। हरा रंग जो निचली पट्टी के रूप में होता है, यह भारत की उर्वरता, हरियाली और समृद्धि को दर्शाता है। मध्य में सफ़ेद पट्टी पर गहरे नीले रंग में बना हुआ
24 तीलियों वाला अशोक चक्र है जो सम्राट अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया है। तो किस स्तंभ से लिया गया है? सिंह स्तंभ से लिया गया है। यह चक्र न्याय, धर्म और प्रकृति का प्रतीक माना जाता है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात की बात करें तो 3:2 होता है। भारतीय ध्वज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो वर्ष 1906 में पहली बार एक तिरंगा झंडा कोलकाता यानी तत्कालीन कलकत्ता में फहराया गया। इसमें लाल, पीले और हरे रंग की पट्टियां थीं। वर्ष 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने पेरिस में एक झंडा फहराया था जिसमें वंदे मातरम लिखा था और इसमें सूर्य और चंद्रमा जैसे प्रतीक बने हुए थे। वर्ष 1917 का समय आता है। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन के दौरान एक झंडा प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1921 में आंध्र प्रदेश के पिंगाली वेंकैया ने महात्मा गांधी के सुझाव पर चरखे वाला झंडा प्रस्तावित किया था। वर्ष 1931 में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग के साथ चरखा युक्त तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया था। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान ने इसी झंडे को स्वीकार किया, लेकिन चरखे के स्थान पर अशोक चक्र को अपनाया गया। अब ये देखिए कुछ जो हमारा इतिहास से चला आ रहा है, इसका इतिहास क्रम इस प्रकार है। 1906 का है, ये 1907 का है, 1917 का है, 1921 का है, 1931 का है, 1947 का है। चलिए राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित कानूनी प्रावधान की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए कुछ विशेष विधिक प्रावधान बनाए गए हैं। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 का, इस अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, जलाना, फाड़ना या उसे अनुचित रूप से प्रयोग करता है तो उसे 30 वर्ष की कारावास, जुर्माना या दोनों की सज़ा हो सकती है। तो 3 वर्ष का जो है कारावास हो सकता है, जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है। किसके तहत? राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत। ठीक है। फिर उसके बाद आता है भारतीय ध्वज संहिता 2002। इसके अंतर्गत क्या है? तो इस संहिता में ध्वज के प्रदर्शन, फहराने और निपटान से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। जनवरी 2002 को इसे लागू किया गया था, जिससे भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति मिली है। ठीक है। पहले ये अनुमति नहीं थी कि आप जो है 2 अक्टूबर, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को ही झंडा फहरा सकते थे या कोई अन्य राष्ट्रीय प्रतीक हो। ठीक है, उस समय। लेकिन अब कभी भी आप फहरा सकते हैं, यहाँ तक कि रात्रि में भी फहरा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर उचित प्रकाश की व्यवस्था हो। ठीक है। तो जनवरी 2002 को इसे लागू किया था, जिससे भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति मिली। ठीक है। इसमें एक संशोधन किया गया जिसके तहत अब नागरिक रात्रि के समय भी ध्वज फहरा सकते हैं, बशर्ते वह उचित प्रकाश में हो। फिर 2021 में एक अन्य संशोधन भी हुआ। इस संशोधन के अनुसार अब राष्ट्रीय ध्वज को मशीन निर्मित और पॉलिस्टर कपड़े से भी बनाया जा सकता है। पहले केवल हाथ से बुना गया खादी ही स्वीकार्य था। ठीक है। ध्वज से संबंधित कुछ नहीं करने योग्य बातें हैं, मतलब हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो ध्वज को कभी भी ज़मीन पर नहीं गिराना चाहिए। उसे वस्त्र, यूनिफॉर्म, कर्टन, तकिया, कवर या किसी अन्य वस्तुओं में प्रयोग नहीं करना चाहिए। फटे या मैले झंडे का प्रयोग वर्जित है। झंडे को अपमानजनक स्थिति में प्रदर्शित करना दंडनीय अपराध है। ध्वज के सम्मान हेतु कुछ करने योग्य बातें क्या क्या हैं? तो झंडे को हमेशा सम्मानपूर्वक और ऊंचाई पर फहराना चाहिए। यदि झंडा फट जाए या पुराना हो जाए तो उसका ससम्मान निपटान किया जाना चाहिए। झंडा कभी भी उल्टा नहीं होना चाहिए। केसरिया पट्टी सदैव ऊपर रहे। तो ये इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो ये था दोस्तों आज के लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम। और कल जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी की जन्म दिवस था। ठीक है।
तो उनके जन्म दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और 23 जुलाई 1906 को उनका जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले में हुआ था और 15 साल की अल्पायु में ही वह जो है महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए थे। और उनका मानना था कि जो भारत की स्वतंत्रता है वो क्रांतिकारी संघर्ष और बलिदान के माध्यम से ही मिल सकती है। उन्होंने बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलन किए, जैसे काकोरी षड्यंत्र, काकोरी कांड 1925, सैंडर्स हत्याकांड जो 1928 में हुआ था। इन दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही साथ वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो HSRA के नाम से जाना जाता है, पहले जो HRA था जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी, फिर उसके बाद 4 साल बाद HSRA की स्थापना हुई यानी 1928 में। उसके गठन में भी चंद्रशेखर आज़ाद जी महत्वपूर्ण रूप से सक्रिय थे। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद स्थित इस अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने के कारण स्वयं को गोली मार लिया था ताकि वे अंग्रेज़ों के हाथों में ना आ सके, जीवित ना आ सकें। तो ऐसे महान बलिदान क्रांतिकारियों को RGS की तरफ से सत सत नमन। और एक बार पुनः आप लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी को याद कीजिए और उनके बलिदान को याद कीजिए। साथ ही साथ किस प्रकार का वो देश चाहते थे उनकी सोच को याद कीजिए। उनके सोच के अनुरूप देश को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।